ये इंडियन पॉलिटी का पहला वीडियो है। इसमें हम देखते हैं टॉपिक 1 संवैधानिक विकास। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इसमें देखते हैं 1765 में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी और तीनों में एक एक गवर्नर बनाया गया था। अब जो 1765 में तीनों में एक एक गवर्नर बना था, उसमें से जो बंगाल का गवर्नर था उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब 1765 में बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव और 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे और मद्रास दोनों ही प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। अब बंगाल और मद्रास में केवल गवर्नर बैठता है और 1773 की बात है ये, और जो बंगाल है वहाँ पे गवर्नर जनरल कर दिया और गवर्नर जनरल के अंडर वो दोनों गवर्नर कर दिए बॉम्बे और मद्रास के। भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, अब स्थापना 1774 में हुई है। अब स्थापना हुई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन स्थापना हुई कब है? 1774 में। इस समय भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा के बाद 1 जनवरी 1912 को राजधानी दिल्ली बनी थी। कब? जब बंगाल विभाजन हुआ था और वो रद्द हुआ था, उसके बाद 1 जनवरी 1912 को राजधानी दिल्ली बनी थी। कब से चली? मतलब 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे लेके और 1912 तक, 1 जनवरी 1912 तक कलकत्ता राजधानी रही। अब जो एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था उसमें 4 न्यायाधीश बनाए गए, 1+3, 1 चीफ जस्टिस और 3 अन्य। जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। इस निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी, इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट था वो सर्वोच्च नहीं था इंडिया के लिए, क्योंकि इसकी जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में इंग्लैंड में हो सकती थी। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु, अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट चालू होता है बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु 4 सदस्यीय सलाहकारी परिषद बनाई गई, जिसमें 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरेन, मानसन और बॉरवेल। अब गवर्नर जनरल इन सदस्यों की सलाह मानने के लिए बाध्य था। पहली शुरुआती काम हो रहे हैं, तो गवर्नर जनरल को कहा कि तुम इनकी बात मानो। धीरे धीरे गवर्नर जनरल को पावर बढ़ा दी जाएगी उनकी। तो गवर्नर जनरल इन सदस्यों की सलाह मानने के लिए बाध्य था। 1784 में 4 से 3 कर दिए गए और 20 वर्ष बाद 1793 के अधिनियम से यह बाध्यता खत्म कर दी। तो 1784 मतलब अगले ही एक्ट में क्या किया इन्होंने कि जो 4 से उनको 3 कर दो, और फिर उससे भी अगले एक्ट में क्या किया, जो उनकी सहायता थी उसको बाध्यता उसकी ख़त्म कर दी। कंपनी के अधिकारियों पर उपहार एवं रिश्वत लेने का प्रतिबंध लगाया गया। निजी व्यापार भी बंद कर दिए। ये 1773 में बात हो गई है। निजी व्यापार बंद और उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, और कंपनी को व्यापारिक मामलों में सलाह देने हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी को 1773 में व्यापारिक मामलों में सलाह देने हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्देशक मंडल था, उसका गठन कर दिया। अब कंपनी के व्यापार करने की अवधि थी 20 वर्ष बढ़ा दी, मतलब 1773 से कितनी कर दी? 1793 कर दी। अब देखो 1600 में 15 वर्ष की अनुमति एलिजाबेथ ने दी थी, और हॉकिंग्स को अकबर ने व्यापार की अनुमति दी थी केवल, और व्यापार के एकाधिकार की अनुमति नहीं। टॉमस रो था, उसने रो के जहांगीर से व्यापार एकाधिकार की अनुमति ले ली। तो मतलब 1600 में अकबर ने हॉकिंग्स को व्यापार की अनुमति दी, और लेकिन 1616 में जहांगीर ने टॉमस रो को व्यापारिक एकाधिकार की अनुमति दे दी, और ये 1813 तक चली, जब चीन और चाय को व्यापार को छोड़कर सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए और 1833 में सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए। मतलब 1600 में व्यापार की अनुमति, 1616 में टॉमस रो ने जहांगीर से
व्यापारिक एकाधिकार की अनुमति ले ली। 1813 में चाय और चीन को छोड़कर सभी एकाधिकार खत्म कर दिए 1813 में, और 1833 में संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिए। 1784 का जो एक्ट आता है उसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, ब्रिटेन के पीएम पिट द यंगर के नाम पर। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1783 का डंडाज अधिनियम और 1783 का लॉर्ड फॉक्स का अधिनियम विधेयक लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाए, इसलिए लॉर्ड नॉर्थ ऑफ फॉक्स की गठबंधन की सरकार का पतन हो गया था। किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटेन में सरकार पतन का यह प्रथम उदाहरण था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। 1784 में क्या किया गया कि जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। अब प्रांतों में द्वैत शासन था, अब ये द्वैत शासन की बात हो रही है। तो कोई भी ये प्रांत जो द्वैत शासन था वो प्रांतों में पहले आजमाया गया। कब कैसे आजमाया गया कि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, जो 1935 में ख़त्म कर दिया, और 1935 में केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। ये दोनों अधिनियम लाए गए थे। तो 1784 के अधिनियम से भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन की स्थापना हुई। दो संस्थाएं थीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स है उनका काम था कंपनी की देखभाल, कंपनी का जो कामकाज है वो देखना, और निदेशक मंडल, इसको निदेशक मंडल कहा गया। डायरेक्टर्स हैं, उनका काम कंपनी के मामले देखना है। और जो कंट्रोल था उसमें इंग्लैंड के जो सरकार थी उसके लोग रहते थे, तो इसको नियंत्रक मंडल कहा गया। इसमें 6 सदस्य थे। ब्रिटेन सरकार के मंत्री कंपनी को राजनीतिक मामलों में सलाह देते थे, और जो निदेशक मंडल थे उसमें 24 सदस्य थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और कंपनी को व्यापारिक मामलों में सलाह देने के लिए। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल की सलाहकारी परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी। जो 1773 में 4 थे उनको अभी कर दिया 3। अब 1793 का चार्टर अधिनियम, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारत राजस्व से दिया जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल की सलाहकारी परिषद की सलाह को रद्द न मानने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के नियम और कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। ठीक है। कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष बढ़ा दिया, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 1813 का चार्टर एक्ट, अब देखो इसमें 1-1 2 बार आ रहा है, मतलब एकाधिकार खत्म, लेकिन चीन और चाय का एकाधिकार बना रहेगा। अभी 1-1 है, तो उसमें 1 लाख जो रुपया है वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए दिया गया। और स्थायी स्वशासन और ईसाई धर्म। अब देखो जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इससे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की शक्ति को समाप्त कर दिया चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, अर्थात चाय का व्यापार चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। 1616 में जहांगीर ने सर टॉमस रो को व्यापारिक एकाधिकार की अनुमति दी थी। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसी अधिनियम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। इससे स्थानीय स्वशासन को भी कर लगाने का अधिकार दिया गया। मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई, और कंपनी का व्यापार जो था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं 1833 का, तो इसमें अब थोड़ा अच्छे काम होने लग जाएंगे। जैसे अब ये देखो कि इसमें जो 1833 का जो है, जो 1773 में बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। अभी उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। अब बेंटिक आया, वैसे ही समाज सुधारक का जनक को, प्रथाओं को कानूनी रोक लगा दी, तो ये अच्छे काम करेगा। और जो बेंटिक था, मतलब उसने एक विधि सदस्य मैकाले को रखा था, और दास प्रथा को ख़त्म किया। लोक सेवा आयोग में विधि में भाग ले सकते थे, और विधि आयोग का ये किया उसने। 2 बिंदु 1813 से जुड़े हैं। 1 लाख को 10 लाख कर दिया शिक्षा का अधिकार, और एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार की शक्ति समाप्त कर दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इससे भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया।
बेंटिक। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एलनबरो आयोग का गठन किया गया था। दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए एलनबरो आयोग का गठन किया गया था। अब देखो, भारतीयों को लोक सेवाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई। अब जो एलनबरो है उससे बनता है एप्पल मतलब दास भी खा सकेंगे, तो दास प्रथा खत्म हो गई। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में, अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें कितने सदस्य हैं? 3। अब उसमें एक विधि सदस्य को मनोनीत किया गया और प्रथम विधि सदस्य था वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। 1773 में 4 की बनाई गई और 1784 में 4 से 3 कर दिए गए और 1793 में वो 3 की सलाह थी, बाध्यकारी नहीं रखी गई। और अभी 1833 में एक उसी सलाह परिषद में एक ये विधि सदस्य को जोड़ा गया जो मैकाले था पहला। दास प्रथा खत्म हुई है तभी लोग लोक सेवाओं में भाग ले सकेंगे, तो ये एक ट्रिक है। और लॉर्ड मैकाले ने 3 किताबें लिखी थी, भारतीय अपराध संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय दंड संहिता। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की बात की गई। प्रथम विधि आयोग 1835 में गठित किया गया। यह अधिनियम कंपनी के, इससे क्या हुआ? कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष बढ़ा दिया। अब 1853 का चार्टर एक्ट, इससे कंपनी का शासन ब्रिटिश ताज की इच्छा पर छोड़ा गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। अब देखो 1853 में क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि 1857 की क्रांति है वो नहीं होगी ऐसा कुछ, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कंपनी का, उन्हें लग रहा है कंपनी का सब काम अच्छा से चल रहा है, तो उन्होंने कंपनी की जो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या घटा के 24 से 18 कर दी। विधि सदस्य को पूर्ण रूप से स्थायी सदस्य बना दिया और इससे भारत में लोक सेवाओं का आयोजन प्रारंभ करवाया गया। 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। लोक सेवाओं का आयोजन, यह परीक्षा निदेशक मंडल के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए थी और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति पर ध्यान दिया, कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ा दिया। 1858, अब क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई, तो 1858 को ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड डार्बी के द्वारा ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें कहा गया कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी है और भारत में महारानी के शासन की शुरुआत की जाएगी। यह प्रस्ताव पारित हो गया था। भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, ठीक है। और जो प्रथम वायसराय है वो कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। 1858 में प्रथम कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का प्रथम और एकमात्र भारतीय श्री राजगोपालाचारी। अगर भारतीय आएगा तभी राजगोपालाचारी लगेंगे, नहीं तो अगर अंतिम आएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन लगेंगे। और नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया, अतः द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। और वायसराय को सलाह देने के लिए भारत परिषद, इसका जो मुख्य है वो भारत सचिव होता था। 15 सदस्यीय का गठन किया गया। इसमें से 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन और 7 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति से नियुक्त किया जाता था। इस अधिनियम ने कंपनी की मृत्यु का लेख लिख दिया। इससे भारत सचिव के पद की स्थापना की गई। प्रथम भारत सचिव सर चार्ल्स वुड थे। तो प्रथम जो सचिव हैं, प्रथम भारत सचिव हैं वो सर चार्ल्स वुड थे। और भारत में प्रांतों के गवर्नरों और भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी। भारत के प्रांतों के गवर्नरों और भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी, ठीक है। भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा, मतलब ब्रिटिश संसद की जो प्रभुसत्ता है वो ख़त्म नहीं हो रही है, उनको ये रखना है। भारत मंत्री को निगम निकाय घोषित कर दिया गया जिसके खिलाफ मुकदमा इंग्लैंड या भारत में भी चलाया जा सकता था। 2 दरबारों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। एक लंदन में, अध्यक्षता विक्टोरिया महारानी, ठीक है, और इलाहाबाद में अध्यक्षता लॉर्ड कैनिंग, 1 नवंबर 1958। इन दरबारों में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई।
भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग देंगे। 1857 की क्रांति के माध्यम से जिन भारतीयों को कारावास हुआ था उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अंग्रेज भारतीयों को ऋण माफ़ कर देंगे। भारतीयों को अधिकतम सरकारी नौकरियों में शामिल किया जाएगा। और अंग्रेज भारत में लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे। अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे ये। प्रथम बजट है वो 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में रखा गया। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, या सिविल सेवा अधिनियम भी कहा जाता है। और इससे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 में। क्या हुआ है कि अभी 1858 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1861 में इनको लग रहा है कि अभी गवर्नर जनरल जो है, भारत का वायसराय जो है, उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। तो उन्होंने अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी और यहाँ से विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। अब मतलब 1860 में एक बजट रखा जा सका है, 1860 में बजट रख दिया। अब बजट रख दिया तो मतलब विभागों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1861 में इन्होंने विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी। अब अभी क्या हो रहा है, जो क्रांति हो गई उसके बाद इनको लगा कि जो सैनिक हैं उनका ये किया जाए। सेना में सुधार करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया। पहले एक एलन बरो आयोग आ चुका है जिसने क्या किया था, दास प्रथा को समाप्त किया था। एलन बरो आयोग आया था। पील आयोग की सिफारिशें क्या थी कि भारत में सेना में भारतीयों की संख्या को कम किया जाए और अंग्रेज़ों की संख्या को बढ़ाया जाए। भारत में सिविल सेवा का गठन किया गया, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। और भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। गवर्नर जनरल संकटकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता था और भारत में पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया। 1892 में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से पहली बार निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया और बजट में बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब 1892 में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने 1892 के माध्यम से दो काम किए। एक तो पहली बार निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया और दूसरा बजट में जो बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। अभी सिविल सेवा के बारे में देखते हैं। 1833 में दास प्रथा खत्म हुई और सिविल सेवा में भाग लेना प्रारंभ हुआ। इसके जनक कौन है, कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1853 में भारत में आयोजन प्रारंभ करवाया गया और जो आयोग है वो इंग्लैंड का ही है अभी भी। और 1861 में ICS का गठन होता है। 1919 के अधिनियम से केंद्रीय लोक सेवा आयोग, अब जो 1861 में है वो ICS है ना, और जो 1919 में है वो FPSC बनेगा, जो बाद में UPSC बनता है। तो 1861 में ICS, 1919 के अधिनियम से, है ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग मतलब FPSC के गठन की सिफारिश पर 1926 में गठित किया गया। और ये क्या था, ली आयोग की सिफारिश पर। 1919 के जो चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम था उसकी अनुशंसा के कारण 1922 में इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा एक साथ आयोजित होने लगी थी। 1861 में ICS हो गया है। अभी 1919 के माध्यम से 1926 में FPSC बन गया, ली आयोग FPSC, और एलन बरो आयोग, दास प्रथा समाप्त हुई, पीला आयोग, सेना सुधार 1857 की क्रांति के बाद। 1885 में बनी कांग्रेस की मांग पर 1893 में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। जो अब मिंटो है वो वायसराय था, मार्ले था वो भारतीय सचिव था, इंग्लैंड का था, इंग्लैंड में रहता था और ये भारत में रहता था। फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो शुरू की गई 1909 के अधिनियम से। और यह यदि हिंदू जमींदार 3500 रुपये प्रतिवर्ष और मुस्लिम जमींदार 700 रुपये प्रतिवर्ष देता है कर के रूप में, तो उसे मत देने का अधिकार दिया जाएगा। केवल मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई।
भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। केंद्र और राज्य की विधान परिषदों में 5-5 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई। ठीक है। कोलकाता और लखनऊ में विधान परिषदों का गठन किया गया। कोलकाता और लखनऊ में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया, और जो कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया 1909 के अधिनियम से। वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, जो 1773 से 4 की बनी थी, है ना, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसमें एक विधि सदस्य आ गया, है ना, और उसके बाद फिर वो चेंज होता आ रहा है। उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं उनको भारत में शामिल किया गया। और भारत परिषद जो कहाँ बैठती थी, भारत परिषद इंग्लैंड में बैठती थी, उसमें भी भारतीयों को शामिल किया गया, और उसमें 2 भारतीय थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। वहाँ पर 2 हैं, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं वो भारत में वायसराय की कार्यकारिणी में है, और ये भारत परिषद में है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब कथन है, आरसी मजूमदार ने इस अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी कहा था। केएम मुंशी ने इस अधिनियम को भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला, ऐसा कहा था इन्होंने। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था इससे प्रतिनिधित्व की शुरुआत कहा। और मिंटो ने कहा था कि नागदंत के समान बताया, अर्थात नाग के दांत बोए गए हैं। इसने कहा था कि हमने नाग के दांत बो दिए हैं, इसका जहर उगलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। और सभी भारतीय प्रयोगों में 1909 का अधिनियम था वो सबसे कम समय चला, है ना। और 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। जो चेम्सफोर्ड है वो वायसराय है, और मॉन्टेग्यू है भारत सचिव है। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से उत्पन्न असंतोष को कम करने के लिए लाया गया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन हो चुका है, गरम दल नरम दल भी मिल चुके हैं। 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए असक्षम माना। इस अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना का उल्लेख किया गया। इससे भारत में प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई 1919 के माध्यम से। प्रांतों में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे उसमें अधिक महत्व के विषय रखे जाते थे, और कानून बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास, मतलब गवर्नर की कार्यकारिणी के पास, जैसे वित्त, न्याय, पुलिस। और हस्तांतरित विषय रहते थे कम महत्व के विषय, जैसे कृषि। कानून बनाने का अधिकार भारतीयों के पास, विधायिका के चयनित सदस्यों के पास। अतः प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना इसी अधिनियम से मानी जाती है। 1919 आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, और आरक्षण आंग्ल भारतीयों, सिखों और यूरोपीय ईसाइयों को भी दिया गया। केंद्र की व्यवस्थापिका को द्विसदनी बनाया गया। हाँ, अब इसके माध्यम से 2 होता है, एक तो प्रांतों में भी होगा और केंद्र में भी होगा। चेंज होगा, क्या चेंज होगा, 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन ले आए, और केंद्र की जो विधायिका है ना, उसको द्विसदनीय बना दिया। और जो एक का नाम रखा केंद्रीय विधानसभा, इसमें सदस्य 145, और दूसरी थी राज्य परिषद, जो भी की राज्यसभा है वो राज्य परिषद थी। इसका कार्यकाल पहले 3 वर्ष था और इसका 5 वर्षीय था। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट बनाए गए, केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष। ठीक है। और केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए, विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। इससे भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। कौन से, 1919 के अधिनियम से। और क्या बोला इसमें कि हम 1919 के अधिनियम से 1926 में FPSC का गठन हो गया। अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में की गई। 1923 में गठन हो गया था ली आयोग का। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर, है ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था वो सर रोज बारकर को बनाया गया। इससे भारत सचिव की सहायता हेतु उच्चायुक्त पद की स्थापना की गई। इससे केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है। अभी केंद्र में जब आप ये कर रहे हो, द्वैध शासन स्थापित कर रहे हो केंद्र में, तो फिर उनका ये भी अलग बजट अलग करना पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा। उदारवादियों ने संवैधानिक विकास का मैग्ना कार्टा कहा, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया।
मतलब आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित होनी चाहिए। 1887 में एचिसन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड भारत में एक साथ आयोजित नहीं की जानी चाहिए। मॉन्टफोर्ड अनुशंसा के कारण ही 1922 में सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी थी। अभी 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें क्या किया गया, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। क्यों? क्योंकि जो केंद्र है उसमें जो केंद्र में द्वैध शासन लाया जाएगा और प्रांतों का द्वैध शासन खत्म कर दिया जाएगा। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया। 1935 का याद रखना है। 1924 में बनी मूडी में समिति ने द्वैध शासन व्यवस्था को अपनी रिपोर्ट में असफल करार दिया था। 1927 में आए साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1919 के अधिनियम की समीक्षा का सुझाव दिया था। इससे एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया और इसमें प्रांतों का मिलना अनिवार्य था तथा रियासतों का मिलना ऐच्छिक था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया। इसके दो भाग बनाए गए, मतलब दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, अधिक महत्व के विषय, कम महत्व के विषय। कानून बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास आरक्षित में और हस्तांतरित में भारतीयों के पास। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत अर्थात प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई 1935 के अधिनियम से। राज्य की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाया गया और जो राज्य की व्यवस्थापिका है उसमें विधान परिषद और विधानसभा, मतलब राज्य की व्यवस्थापिका को भी द्विसदनीय बनाया गया। वहाँ पे केंद्र को बनाया गया था, दोनों में चेंज होता है। केंद्र की व्यवस्थापिका के सदनों की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधानसभा 145 से बढ़ाकर 375, कार्यकाल 5 वर्ष, और राज्य परिषद पहले 3 वर्ष था, अब कार्यकाल 9 वर्ष कर दिया। कांग्रेस ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में इसे अस्वीकार कर दिया और 1935 के अधिनियम को, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें जो सूची थी वो 3 थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। विषय पहले अलग थे और अभी संघ सूची में 97 के 97 ही हैं, राज्य सूची में 66 के 61 हो चुके हैं और संवर्ती सूची में 47 के 52 हो चुके हैं। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत के वायसराय को दिया गया। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट, जिसमें 1+7 थे। पहले कितने थे? 1+3 1777 में। अभी वो सुप्रीम कोर्ट था, ये फेडरल कोर्ट बनाया गया है। इसमें 1+7 बनाए गए, 1+7 अन्य न्यायाधीश। तो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1937 को होती है। 1935 के अधिनियम से 1937 1 अक्टूबर को संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं सर मैरिज ग्वायर हैं और इस न्यायालय के निर्णय को चुनौती ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में दी जा सकती थी। भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होती है, RBI, 1 अप्रैल 1935 को, वो तुरंत कर दी 1 अप्रैल 1935 को। इसके जो गवर्नर हैं सर आसवान स्मिथ थे और बर्मा जो म्यांमार है, अदन व बरार को भारत से पृथक कर दिया गया। 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए, जिनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे दास्ता का चार्टर, गुलामी का अधिनियम कहा और जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान बताया। और जिन्ना ने मूल रूप से सड़ा हुआ व बिल्कुल ही अस्वीकृत अधिनियम कहा, क्लीमेंट एटली, इसमें कुविश्वास और अविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया। 3 जून योजना। एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का गठन किया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे
स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय माउंटबेटन और स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रथम वायसराय जिन्ना। ठीक है। और स्वतंत्र 1948 में भारत का एकमात्र वायसराय श्री राजगोपालाचारी। तो भारत के ये बनाए गए माउंटबेटन और वहाँ के बनाए गए जिन्ना और भारतीय श्री राजगोपालाचारी। जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक दोनों ही देशों में शासन व्यवस्था 1935 के अधिनियम के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय रियासतों के साथ किए गए संधि व समझौतों को समाप्त कर दिया गया। भारतीयों को दी गई सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के डीपीएसपी के रूप में समाविष्ट किया गया। संविधान सभा का गठन देख लेते हैं। टॉपिक 2, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है उसे संविधान कहते हैं। भारत के संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था और भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। संविधान सभा के गठन के लिए भारतीय प्रयास सर्वप्रथम 1895 बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1922 और उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग भी की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन की संसद में जाकर भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी प्लस मौलिक अधिकारों की मांग भी की। और 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट का गठन जिन्ना अम्बेडकर ने नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना और अम्बेडकर ने विरोध किया था क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने भारत के डोमिनियन स्टेट्स की का दर्जा देने की बात की थी। 1924 में स्वराज दल के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1924 में, ठीक है, स्वराज दल के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। स्वराज दल का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1934 में MN रॉय के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया, गठन की मांग की गई। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत में संविधान सभा का गठन 22 मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। संविधान सभा गठित करने के अंग्रेजी प्रयास, अब ये इम्पोर्टेंट है। 8 अगस्त 1940 को क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव रखा गया 8 अगस्त 1940 को, जिसमें कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं। जो लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहे थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया। कांग्रेस ने इसके विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। पहला ही जो आया 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, उसके विरोध में जो कांग्रेस ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे? विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। पहले विनोबा भावे, दूसरे JL नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। और 22 मार्च 1942 को, अभी 40 की बात हो गई, अभी आएगी 42 की। 42 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अभी क्रिप्स मिशन आएगा, के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। इसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसका पूर्णतः विरोध हुआ। संविधान सभा निर्वाचन की बात की, इन्होंने संविधान सभा निर्वाचन की बात की थी। कांग्रेस ने कहा कि ये कांग्रेस के निर्माण के बीज निहित हैं इसमें। महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, दिवालिया होते हुए बैंक का बाद की दिनांक का चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, पहले की तिथि का चेक है। तो इन्होंने कहा कि दिवालिया तो बाद की तिथि का चेक है, महात्मा गांधी ने, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पहले की तिथि का चेक है। 1945 में वायसराय बेवेल प्रस्ताव, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम संख्या समान होनी थी और इन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा
जिसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने दूसरी विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की। यह प्रस्ताव भी असफल हो गया। 1940 से 45 में 3 आए थे। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था, 1942 में क्रिस्प मिशन आया था, 1946 में बेबल योजना आई थी। 45 और जो 1940 से 45 तक जो ब्रिटेन के पीएम चर्चिल हैं, जो नहीं चाहता था कि भारत स्वतंत्र हो और संविधान सभा का गठन हो। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए और क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। एटली 1940 से 40-45 के बीच विपक्ष के रूप में कई बार कह चुके थे कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। एटली ने 1945 में भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की और संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत भेजा और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अब जो वहाँ पे एक रिपब्लिक पार्टी है तो उसके डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो बाइडन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और जो बीजेपी है अपने यहाँ पे वो उधर रिपब्लिक पार्टी के समान है, मतलब कि डेमोक्रेटिक पार्टी के समान नहीं है। और इटली ने 14 अगस्त 1946 को ब्रिटेन की संसद में घोषणा की कि भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्र कर दिया जाएगा और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जो संविधान सभा के गठन के लिए था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। यह 3 सदस्यीय था। इसमें सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर 2 मंत्री थे और एक अध्यक्ष था। ये भी कोई मंत्री थे होंगे। सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी सिफारिशें रखी जिसमें कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें 389 सदस्य होंगे, 389। उसमें से 292 जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे और 93 रियासतों से होंगे। 292, 93 और 4 जो 4 होंगे वो किन शासित प्रदेशों से होंगे। और 4 कौन कौन से थे? अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली। और जो कुर्ग है वो कर्नाटक में था। बलूचिस्तान कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर। बलूचिस्तान पाकिस्तान में था और दिल्ली था एक। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में था और कुर्ग कर्नाटका था। कुर्ग कर्नाटका, बलूचिस्तान पाकिस्तान। भारत में 565 रियासत थी, लेकिन 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। 292 रियासतों की ही जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव प्रारंभ करवा दिए। रियासतों में संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। रियासतों के बहिष्कार के बाद 296 सीटों पर ही चुनाव कराए गए। मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में भाग लिया था। चुनाव परिणाम घोषित हुए 208 पर कांग्रेस और 73 पर मुस्लिम लीग और 15 पर अन्य, ऐसे 296 पर चुनाव हुए। 292 प्लस 4 जो 93 थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया। मुस्लिम लीग ने, जैसे अपना 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त 1947, तो उससे जस्ट 1 साल पहले और 1 दिन बाद, ऐसे समझ लो। 15 अगस्त की जगह 16 अगस्त और 1 साल कम, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया और संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। इस समय बेबल भारत वायसराय थे। बेबल दंगे रोकने में असफल रहे और माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा। जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा कि हमारा एक ही विकल्प है, पाकिस्तान का गठन हो, जिन्ना ने कहा था। और गांधी जी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से जाएगा। गांधी ने कहा था कि वह जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री देखना पसंद करते हैं, भारत का विभाजन नहीं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, 3 जून 1947। संविधान सभा के चुनाव करवाने वाला अधिकारी HVR आयंगर और चुनाव में मतदाताओं की श्रेणी 3 थी, सामान्य, मुस्लिम, सिख। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कितनी श्रेणी थी? सामान्य, मुस्लिम, सिख। संविधान सभा के चुनाव में भाग लेने वाला एकमात्र दल जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हिंदू महासभा। अम्बेडकर ने बॉम्बे से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। मुस्लिम लीग के बंगाल की जैसुर कुलना
सीट से जीते प्रत्याशी ने अपना त्यागपत्र दे दिया और अंबेडकर ने इस सीट से संविधान सभा शामिल हुए और पुनर्गठन के बाद बॉम्बे की सीट रिक्त कराकर अंबेडकर संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत यूपी से 55 आए थे। न्यूनतम प्रतिनिधि असम से आए थे 8। संयुक्त प्रांत से 55 यूपी है मतलब, और सबसे कम असम से 8। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। और कथन लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था, विस्काउंट मतलब बिस्कुट कौन खाता है, हिंदू लोग, तो इन्हें हिंदुओं की संस्था कहा था, याद रखना है। लॉर्ड विस्काउंट, बिस्कुट कौन ज़्यादा खाता है, हिंदू, तो मतलब हिंदुओं की संस्था का। चर्चिल है वो क्या कहेगा, गलती बोलेगा, उसने कहा था कि संविधान सभा में एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है, कुछ गलती निकालेगा। और ग्रीनविल ऑस्टिन मतलब इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस का कांग्रेस ए मतलब ऑस्टिन बनती है ए से, तो इन्होंने कहा ए जो है दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है, तो इसलिए कहा इन्होंने कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। और आइवर जेनिंग्स से बनता है इनिंग्स कौन खेलते हैं, इनिंग्स खेलते हैं क्रिकेटर, तो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी मस्त स्वर्ग वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था इनिंग्स क्रिकेटर, स्वर्ग मतलब संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। संविधान सभा में SC के 26 और ST के 33 सदस्य थे। नेहरू ने चलायमान राष्ट्र की संस्था कहा संविधान सभा को। भारत का संविधान का निर्माण 299 सदस्यों ने किया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का विभाजन किया गया और संविधान सभा का पुनर्गठन भी किया गया। इस योजना ने 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया, लेकिन अक्टूबर 1947 तक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडलों के रूप में किया गया संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार तक सीमित था। कैबिनेट मिशन 389, 292, 93, 4 ब्रिटिश भारत रियासतों से और यूटी रियासतों के बहिष्कार के बाद 296 पर ही चुनाव हुए। 292 प्लस 4 296, और 296 चुनाव हुए, उसमें से 208 जो हैं वो कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य। अब जो मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, मुस्लिम लीग का बहिष्कार 9/1946 को मात्र 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 73 मुस्लिम लीग के नहीं आए थे, एक कांग्रेसी नहीं आए थे और 15 अन्य नहीं आए थे, तो 207 लोगों ने भाग लिया। अब 3 जून 1947 के बाद भारत के सदस्य 299 रह गए। 3 जून 1947 के बाद भारत के सदस्य 299 रह गए। और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।